नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 22 जुलाई 2026 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज दो इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे फिलैंथ्रोपी इकोसिस्टम इंडिया में कैसे डेवलप कर रहा है। इस इशू से संबंधित एथिक्स में इस आर्टिकल का काफी यूज होगा। दूसरा आर्टिकल सी राजा मोहन का इंडियन एक्सप्रेस से है कि हमें 1991 के क्राइसिस से लेसन सीखने की आवश्यकता है। 1991 में वो एलपीजी रिफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं। उस समय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी क्राइसिस चल रहे थे, जैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। दूसरा, इराक ने कुवैत के ऊपर कब्जा कर लिया। समझे? तो दो ही आर्टिकल्स आज इंपॉर्टेंट हैं। ये टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आत्मनिर्भर फिलैंथ्रोपी इकोसिस्टम से संबंधित है और अपना सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले एक टर्म का मतलब आप समझ लो। फिलैंथ्रोपी क्या मतलब है इस टर्म का? देखो, पुराने जमाने में ना इंडिया के बड़े एनजीओज फॉरेन फंडिंग पे निर्भर हुआ करते थे, लेकिन देखो पिछले 10 सालों में ना एक बड़ा बदलाव आया है। क्या है ये बड़ा बदलाव? आज देखो हमारे देश में ना डोमेस्टिक प्राइवेट गिविंग जो है बहुत तेजी से बढ़ी है। यानी हमारे देश में लोग अब ज्यादा दान दे रहे हैं, मानवता के लिए खर्च करने को तैयार हैं। समझ गए? जैसे पहले देश के एनजीओ थे ना, उनको देश से पैसा नहीं मिलता था मानवता के कामों में लगाने के लिए, उनको विदेशों से पैसा मिलता था। जैसे बिल गेट्स ने पैसे दे दिए, किसी और ने दे दिए। लेकिन अब हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक लोग हैं, कंपनीज हैं जो एनजीओ को पैसा देते हैं और बोलते हैं कि आप मानवता के कामों में लगाइए। समझ गए? इसके 3 बड़े पिलर्स हैं। सबसे पहले फैमिली फिलैंथ्रोपी, यानी बड़े बिजनेस परिवार जो दान देते हैं वो आएंगे फैमिली फिलैंथ्रोपी में। दूसरा, सीएसआर कंपनीज एक्ट 2013 के तहत ना बड़ी कंपनीज को क्या करना पड़ता है? अपने पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट का जो 2% है वो समाज के कामों में लगाना पड़ता है। तो सीएसआर से पैसा मिल रहा है एनजीओ को। और तीसरे नंबर पे इंडिविजुअल डोनर से भी पैसा मिल रहा है। मतलब आप और हम जैसे लोगों से एनजीओ को पैसा मिलता है, फिर वो खर्च करते हैं मानवता के कामों में। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हमारे देश में जो फिलैंथ्रोपी है, अब देखो वो फॉरेन फंडिंग पे डिपेंडेंट नहीं है जैसा कि पहले हुआ करता था। तो जब सरकार ने फॉरेन फंडिंग के लिए नॉर्म्स जब टाइट कर दिए ना, क्योंकि देखो कई बार ये फॉरेन फंडिंग आती है ना, इसका मकसद भी होता है देश में डेवलपमेंट को रोकना, होता है मकसद। जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया का कोई एनजीओ है, वो हमारे देश के एनजीओ को पैसा दे देगा और बोलेगा कि यहां पे मान लो थोरियम की माइनिंग की जा रही है तो इसको बंद कर दो। आप बोलोगे ऑस्ट्रेलिया के एनजीओ थोरियम की माइनिंग के लिए क्यों बंद पैसा थोरियम की माइनिंग बंद करवाने के लिए क्यों पैसा देगा? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास में यूरेनियम है। अगर हमने हमारा थोरियम बना लिया बढ़िया से, उसको यूज कर लिया न्यूक्लियर फ्यूल के लिए, तो हम ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम नहीं परचेज करेंगे। तो यहां पे ऑस्ट्रेलिया का एनजीओ आता है, वो पैसा देता है किसी लोकल एनजीओ को कि भाई कैसे भी करके थोरियम की माइनिंग रुकवाओ ताकि ऑस्ट्रेलिया का काम चल सके। तो ऐसे भी एनजीओ होते हैं जो फॉरेन फंडिंग लेके काम करते हैं और फिर इंडिया के इंटरेस्ट जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में आप देखोगे तो ये फिलैंथ्रोपी अब आत्मनिर्भर है, तो इसका काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है। अब राइटर डिटेल से बताते हैं इस एफसीआरए एक्ट को, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब ये जो कानून है ना 1976 में इमरजेंसी के दौरान बना था और इसका मकसद क्या था? मकसद यही था कि फॉरेन से जो पैसा आता है वो हमारे देश की डेमोक्रेसी को और इलेक्शन को इन्फ्लुएंस ना करे। फिर देखो 2010 में और 2020 में इस एफसीआरए एक्ट में बड़े बदलाव किए गए। अब कोई भी एनजीओ देखो बिना गवर्नमेंट परमिशन के फॉरेन पैसा नहीं ले सकता। और देखो ये तो हर एक देश को अधिकार भी है कि वो बाहर से आने वाले पैसे को रेगुलेट करे, इसमें कुछ गलत नहीं है। मतलब इसको आप ओवरऑल गलत नहीं बोलोगे। यूएसए में भी ऐसा ही कानून है, फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी फारा। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में भी इसी प्रकार के स्ट्रिक्ट कानून है। तो इंडिया अगर ऐसा कर रहा है तो भाई इसमें तो गलत नहीं है।
लेकिन एक क्वेश्चन जो ये उठना चाहिए वो ये है कि सरकार जो फॉरेन पैसे को रेगुलेट कर रही है, क्या वो रेगुलेशन प्रोपोर्शनेट है? ऐसा तो नहीं कि सरकार बहुत बड़े हथौड़े से मक्खी को मारने की कोशिश कर रही है। समझ गए? मतलब सरकार का एक्शन प्रोपोर्शनेट होना चाहिए ना। लोग ये कहते हैं कि एफसीआरए के स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से ना इंडिया के जो एनजीओ हैं वो खत्म हो गए हैं, लेकिन असल में डेटा ये नहीं है। असल में डेटा कुछ और कहता है। नीति आयोग का एक पोर्टल है एनजीओ दर्पण, यहां पे 6 लाख से ज्यादा जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रजिस्टर्ड हैं। अब इनमें से सिर्फ देखो 14,500 के पास में एक्टिव एफसीआरए का लाइसेंस है, बाकियों के पास में तो एफसीआरए का लाइसेंस भी नहीं है। और पिछले एक दशक में फॉरेन फंडिंग जो है वो डबल हुई है। पहले 10,000 करोड़, अब 22,000 करोड़ तक पहुंच गई है फॉरेन फंडिंग। लेकिन असली हीरो यहां पे डोमेस्टिक गिविंग ही है। डोमेस्टिक गिविंग वही फिलंथ्रोफी के मामले में इंडिया आत्मनिर्भर हो रहा है। एक रिपोर्ट है इंडिया फिलंथ्रोफी रिपोर्ट 2026। इसके मुताबिक इंडिया के डोमेस्टिक प्राइवेट फिलंथ्रोफी में ना अब 1,18,000 करोड़ रुपए पर साल पहुंच गया है ये आंकड़ा। मतलब एक साल में जो मानवता के लिए लोग पैसा डोनेट कर रहे हैं ना, उसकी वैल्यू 1,18,000 करोड़ पहुंच गई है। तो ये एफसीआरए के पैसे से 5 गुना ज्यादा है, यानी फॉरेन से जो पैसा आ रहा है उससे 5 गुना ज्यादा है डोमेस्टिक गिविंग। यानी नए जमाने के जो वेल्थ क्रिएटर है ना, वो दान को भाई एक जिम्मेदारी समझ रहे हैं, दान दे रहे हैं अमीर लोग, एंटरप्रेन्योर लोग। तो ये अच्छी चीज है। लेकिन देखो इस बदलाव की ना एक कड़वी सच्चाई भी है जो राइटर बताते हैं। क्योंकि हमें बैलेंस आंसर लिखना है तो हमें रियल चैलेंजेस भी बताने होंगे जो स्ट्रिक्ट एफसीआरए इंप्लीमेंटेशन की वजह से कुछ एनजीओस फेस कर रहे हैं। कुछ अच्छे एनजीओस को नुकसान हुआ है एफसीआरए के स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से। उनके जो रिन्यूअल्स हैं वो डिले हो गए हैं, प्रोसेसिंग में लंबा टाइम लगा है, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है। और इसकी वजह से चूंकि अच्छे एनजीओस को पैसा नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से एजुकेशन, हेल्थ और रूरल डेवलपमेंट के कामों में रुकावट आई है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। बट राइटर बोलते हैं देखो जैसे 1991 के बाद में एलपीजी रिफॉर्म आए थे ना, तो उस समय बहुत सारी कंपनीज को लगा था बेकार हैं ये रिफॉर्म्स। लेकिन अभी जैसे नए जो नियम आए हैं एफसीआरए के, जो अच्छे एनजीओज हैं उनको पहली बार दिक्कत आ रही है, लेकिन बाद में अच्छे एनजीओज हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो उन्हें दिक्कत आनी बंद हो जाएगी और उनको लगेगा कि हाँ यार इससे फायदा ही होता है, अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है। तो अच्छे एनजीओज को नुकसान ना हो उसके लिए कुछ सॉल्यूशन भी राइटर बताते हैं। हमें देखो टाइट रेगुलेशन नहीं चाहिए, राइटर बोलते हैं हमें बेटर रेगुलेशन चाहिए। तो क्या होना चाहिए सरकार का रिस्पॉन्स? सरकार का रिस्पॉन्स ना ग्रेडेड होना चाहिए। अगर एनजीओ मान लो कोई छोटी सी एडमिनिस्ट्रेटिव गलती करता है, तो भाई उस एनजीओ को फिर बड़े फ्रॉड की सजा नहीं दी जानी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक और बड़े फ्रॉड में फर्क है। फिर करेक्शन विंडो की बात राइटर करते हैं। पहले आप उस एनजीओ को डेफिशिएंसी नोटिस दो, गलती सुधारने का समय दो, फिर एक्शन लो। नेक्स्ट, एपिलेट बॉडी, एक आजाद कोर्ट होनी चाहिए जहां पे एनजीओज अपनी बात रख सकें। फिर डिजिटल एफसीआरए प्लेटफॉर्म, नए एफसीआरओ 2.0 में ना डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके कंप्लायंस को सिंपल किया जाए ताकि एनजीओज आसानी से कंप्लायंस कर सकें। एक और सुधार जो राइटर अपनी तरफ से बताते हैं, अभी देखो आप किसी एनजीओ को डोनेट करते हो ना, तो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80G है। इस सेक्शन के अनुसार जो भी पैसा आपने डोनेट किया है, फॉर एग्जांपल 100 रुपए डोनेट किए हैं, तो 50 रुपए आप टैक्स डिडक्शन में क्लेम कर सकते हो, उस पर आपका टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, आप मैक्सिमम कितना डोनेट कर सकते हो? टोटल जो आपकी इनकम है ना उसका सिर्फ 10% तक आप डोनेट कर सकते हो, ये कैप है। राइटर कहते हैं ये कैप थ्रेशोल्ड सही नहीं है। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस आप देखिए, सिंगापुर में 250% तक आप डोनेट कर सकते हो, मतलब कैरी फॉरवर्ड भी आप कर सकते हो। यूके में तो आप डोनेट करते हो तो आपको गिफ्ट एड स्कीम यानी कुछ लाभ भी मिलता है,
यूएसए में भी कैरी फॉरवर्ड डिडक्शन रूल्स हैं, आपने इस साल डोनेट किया तो अगले साल भी वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो इस प्रकार के अच्छे अच्छे रूल्स हैं दूसरे देशों में। हमारे देश में ये कैपिंग है, कैपिंग नहीं होनी चाहिए। और देखो आज के समय में जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, उनके पास में कंपनी के शेयर्स होते हैं, हमेशा कैश नहीं होता। तो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि एंटरप्रेन्योर्स अपने जो शेयर्स हैं वो भी डोनेट कर सकें एलिजिबल चैरिटीज को, एनजीओज को। और एनजीओज के पास में 1 से 3 साल की विंडो होनी चाहिए बेचने के लिए। तो ये इंडियन फिलेंथ्रोपी के लिए ना एक जबरदस्त गेम चेंजर होगा। आज के समय में तो देखो डोनेशन के लिए ना मास इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे देश में 220 मिलियन प्लस डीमेट अकाउंट्स हैं, हर जेब में यूपीआई है। अगर कोई 100 रुपए भी डोनेट करे तो सोच के देखो कितना ज्यादा अमाउंट आ सकता है डोनेशन के लिए और देश में वेलफेयर सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग इसलिए डोनेट नहीं करते, उन्हें ट्रस्ट नहीं होता, उन्हें लगता है कि यार मतलब जो पैसा इकट्ठा कर रहा है ना वो पर्सन हमारा पैसा खा जाएगा। तो इसके लिए क्या हो सकता है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसी प्रकार का स्टॉक एक्सचेंज बनाया जा सकता है जो एनजीओस को डायरेक्टली सिटीजन से जोड़े। और सिटीजन्स वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वेस्ट कर सकें। वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशंस मतलब जिसका इंपैक्ट जो है वो वेरिफिकेशन से गुजरा है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी है, जिसकी रेटिंग अच्छी है, उसके बेसिस पे इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट कर सकें उन एनजीओज में। तो काइंड ऑफ स्टॉक मार्केट की तरह जैसे कंपनीज के शेयर्स ट्रेड होते हैं ना स्टॉक मार्केट में, उसी प्रकार से एनजीओज में भी इन्वेस्टमेंट आ सके स्टॉक एक्सचेंज की तरह। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। ये कुछ क्वेश्चन जो पास्ट में यूपीएससी ने पूछ रखे हैं। ये आज का क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 1। ये 2021 में यूपीएससी ने पूछा था, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित। ये 2015 में पूछा था। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, आईआर का इंडियन एक्सप्रेस से सी राजा मोहन का है। 1991 से जो इंडिया ने लेसन सीखा दैट इज नॉट अबाउट डिप्लोमेसी। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मतलब लग रहा है एलपीजी रिफॉर्म, लेकिन आईआर का ये आर्टिकल है, समझ गए। 1991 में याद करो क्या हुआ था। 1991 थोड़ा और पीछे जाओ, 1990 में ना इराक के डिक्टेटर थे सद्दाम हुसैन। उन्होंने अपने पड़ोसी देश कुवैत पे कब्जा कर लिया था और इसका क्या इंपैक्ट हुआ, यूएस ने अटैक कर दिया कुवैत को छुड़वाने के लिए और ऑयल प्राइसेस बिल्कुल आसमान छूने लगे थे। मिडिल ईस्ट में जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने इंडिया में रेमिटेंस भेजना बंद कर दिया था और इसलिए इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आए, ये तो सबको पता है। फिर दूसरा क्या हुआ था 1991 में, कोल्ड वार के समय में ना यूएसएसआर और यूएसए के बीच में लड़ाई थी, लेकिन 1990-91 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था। और कोल्ड वार के दौरान देखो हमारे और यूएसएसआर के रिश्ते काफी अच्छे थे। हमारी जो मैक्सिमम बिजनेस डील्स थी वो यूएसएसआर के साथ ही थी। सोच के देखो इंडिया को कितना धक्का लगा होगा जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, क्योंकि हमारे रिश्ते अच्छे थे। अब आप आज की सिचुएशन देखो, थोड़ी अलग है लेकिन बीमारी अभी भी वही है। कैसे, 28 फरवरी को क्या हुआ, ईरान के ऊपर यूएसए ने अटैक कर दिया और वहां के सुप्रीम लीडर की डेथ के बाद भी वार नहीं रुका। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, दुनिया भर में ऑयल के दाम बढ़ गए। और देखो जून में वाशिंगटन और तेहरान के बीच में थोड़ी शांति तो आई, एमओयू साइन हुआ, लेकिन अब वो एमओयू कोलैप्स हो चुका है, फिर से वार स्टार्ट हो गया इनके बीच में। और यूरोप में भी क्या चल रहा है, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वार है वो 5वें साल में एंटर कर चुका है। यूएसएसआर की तरह आज का जो रशिया है वो देखो टूट तो नहीं रहा है, लेकिन इस लंबे युद्ध की वजह से ना रशिया के फ्यूचर पर जरूर क्वेश्चन मार्क लग गया है। जैसे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था वैसे रशिया डिसइंटीग्रेट तो नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर उतना ब्राइट नहीं है। तो कहते हैं ना कि हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ बट इट ऑफन राइम्स।
ये कोट किसका है? मार्क ट्वेन का ये कोट है, बिल्कुल फिट बैठता है इस सिचुएशन पे। 1991 में भी हम देखो तेल और एलआई को लेके फंसे हुए थे, एलआई मतलब यूएसएसआर। और आज भी देखो हम तेल और रशिया को लेके फंसे हुए हैं, तेल को लेके, और हमारा एलआई रशिया, इसको लेके आज भी हम वैसे ही फंसे हुए हैं जैसे 1991 में फंसे हुए थे। आप बोलोगे सर 1991 में तो हमारी इकोनॉमी बहुत छोटी थी ना, आज तो हमारी इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा है, आज हमें क्या डरने की आवश्यकता है? बिल्कुल सही। आज देखो 1991 के कंपैरिजन में इंडिया बेटर प्लेस्ड है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। हमारी इकोनॉमी बड़ी है, हमारी डिप्लोमेटिक ताकत भी ज्यादा है, लेकिन क्योंकि देखो हम अब ग्लोबल मार्केट से ज्यादा कनेक्टेड हैं, हमारी वल्नरेबिलिटी भी ज्यादा है, हमारा खतरा भी ज्यादा है। और प्रेशर कहां से आ रहा है? देखो जो यूएसए की पॉलिसीज है ना, हम पे बहुत प्रेशर डाल रही हैं। जैसे यूएसए बार बार हम पे सैंक्शंस लगा देता है कि भाई ईरान से तेल मत खरीदो, रशिया से तेल मत खरीदो, हमेशा टैरिफ की धमकी दे देता है। अब यूएसए की इस प्रकार की पॉलिसीज की वजह से ना हमारी ट्रेड पे बहुत स्ट्रेस आ जाता है, हमारी पॉलिसी पे बहुत स्ट्रेस आ जाता है। अब सी राजा मोहन ना एक इंटरेस्टिंग बात यहां पे बोलते हैं। वो कहते हैं कि देखो सरकार फिर भी प्रैक्टिकल होती है कई बार, मतलब कोई भी सरकार हो वो सरकार प्रैक्टिकल होती है, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स है ना वो रिजिड होते हैं। जैसे एग्जांपल की सहायता से बताते हैं, 1991 में ना सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे हमला किया था, तो इंडियन गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया था कि क्या करना है, हमें देखो अपने सिटीजन्स को वहां से निकालना था। एयरलिफ्ट मूवी आपने देखी होगी। सरकार ने अमेरिकन प्लेन्स को रिफ्यूल भी किया ताकि यूएस को बैलेंस किया जा सके, लेकिन हमारे जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स थे वो क्या बोल रहे थे? नहीं, सद्दाम हुसैन को सपोर्ट करो, यूएसए को रिफ्यूलिंग मत दो। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से सद्दाम हुसैन एंटी अमेरिकन था और अरब नेशनलिज्म का एक सेकुलर सिंबल था हमारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स के हिसाब से। तो उन्हें इस बात से नहीं फर्क पड़ रहा था कि भाई सद्दाम ने एक आजाद देश पे कब्जा कर लिया था। सेम चीज यूएसएसआर के समय पे हुई। जब देखो गोरबाचेव रिफॉर्म लाना स्टार्ट किया उन्होंने, तो दिल्ली के एक्सपर्ट्स ने ना उन्हें गालियां देनी स्टार्ट कर दी कि वेस्ट के आगे झुक रहे हो। जब देखो वहां 1991 में कू हुआ तो दिल्ली में लोग खुश थे कि भाई गोरबाचेव जो अमेरिका के सामने सो कॉल्ड ढंग से झुक रहे थे, रिफॉर्म लेके आ रहे थे, वो अब हार गए क्योंकि वो वेस्ट के आगे झुक रहे थे। सोच के देखो, मतलब इंडिया के फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स अपने देश का हित नहीं सोच रहे हैं, वो आइडियोलॉजी में बह रहे हैं। फिर राइटर बोलते हैं आज जो विलेन है ना वो बदल गए हैं, लेकिन सोच आज भी वही है। जैसे ईरान का एग्जांपल लो, इंडिया में ना बहुत लोग ईरान को ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। देखो सद्दाम एक सेकुलर ऑटोक्रेट था और ईरान एक इस्लामिक थियोक्रेसी है, दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग हैं, फिर भी दोनों को सिर्फ इसलिए हीरो बना दिया गया है हमारे देश में कुछ लोगों के द्वारा कि वो एंटी यूएस हैं, वो एंटी यूएस हैं। आप रशिया का एग्जांपल लीजिए, रशिया पर देखो डिबेट पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड हो चुकी है, यानी पुतिन सेंट्रिक हो चुकी है। हम देखो पुराने सोवियत के साथ में हमारी जो रिलेशनशिप थी ना, उस नोस्टाल्जिया में हम जीते हैं। हम भाई ये भूल जाते हैं कि आज का जो रशिया है वो यूएसएसआर नहीं है, वो चाइना का जूनियर पार्टनर है। समझ गए? तो हम आज के रशिया को पुराने यूएसएसआर से कंपेयर करके उसके प्यार में नहीं जी सकते। इंटरनेशनल रिलेशंस में देखो कोई किसी का सगा नहीं होता। एक फेमस कहावत है, वी हैव नो एटर्नल एलाइज एंड वी हैव नो परपिचुअल एनमीज। हमारे सिर्फ इंटरेस्ट परमानेंट है और कोई नहीं। अब फिर राइटर ना इस प्रॉब्लम को 3 एंगल से समझते हैं, 3 लेसन हैं। सबसे पहले, नो बैलेंस ऑफ पावर इज परमानेंट। 1980s में ना सबको लगता था कि यूएसएसआर अमर है और दुनिया बायपोलर रहेगी, लेकिन 1991 में सब पलट गया। तो लेसन ये है कि अनप्रडिक्टेबिलिटी नॉर्मल है। हमारी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए जो डिसकंटिन्यूटी के लिए तैयार रहे।
हमारी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि कल को यूएसए भी सुपर पावर नहीं रहता है तो हम तैयार हैं, कल को चाइना सुपर पावर बन जाता है तो हम तैयार हैं। डिसकंटिन्यूटी के लिए हमारी फॉरेन पॉलिसी तैयार रहनी चाहिए। दूसरा, डिबेट इज स्ट्रेटेजिक एसेट, मतलब अगर देखो हम एक ही माइंडसेट पे चलते रहेंगे तो नए मौके खो देंगे। हमें ना मिडिल ईस्ट, रशिया, सेंट्रल एशिया, सब पे डीप जबरदस्त वाली एक्सपर्टीज चाहिए। हमें अपने इंस्टीट्यूशंस में ऐसी आवाजें चाहिए जो अलग से अपनी राय रख सकें, जो अभी जो कॉमन राय है उससे कॉन्ट्रेरी जजमेंट रख सकें। समझ रहे हो? अगर हमारे फॉरेन पॉलिसी संस्थानों में सिर्फ भीड़ को फॉलो करने वाले एक्सपर्ट्स रहेंगे तो नई जजमेंट्स निकल के ही नहीं आएंगी। फिर तीसरा लेसन राइटर बताते हैं, ये पूरे आर्टिकल का क्रक्स है। देखो आप एक्सटर्नल इवेंट्स को ना, जो जैसे एक्सटर्नल शोक अभी हमने झेला, किसका? ईरान का, यूक्रेन वार का। अब इन चीजों को ना आप सिर्फ डिप्लोमेसी से काउंटर नहीं कर सकते। 1991 में इंडिया को डिप्लोमेसी ने नहीं बचाया था। 1991 में हमें बचाया गया था एलपीजी रिफॉर्म्स ने। आज भी आंसर वही है, आप घर के अंदर जबरदस्त रिफॉर्म लेके आओ भाई, दुनिया बदल रही है। डिप्लोमेसी का काम सिर्फ इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट करना होना चाहिए। डिप्लोमेसी से आप अपना देश नहीं बदल सकते। देश बदल सकते हो घर के अंदर रिफॉर्म लाके, देश की इकोनॉमी को स्ट्रांग बना के, देश को स्ट्रांग बना के आप सामने वाले से स्ट्रांग वॉइस में बात कर सकते हो। अदरवाइज आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है, देश स्ट्रांग नहीं है, तो सामने वाला भी आपकी बात नहीं सुनता है। समझे? तो ये चीज सी राजा मोहन ने बढ़िया बोली। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये कीवर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो आंसर्स में। फिर मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं। ये क्वेश्चन है यूपीएससी ने 2019 में पूछा था और ये 2016 में पूछा था। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको अटेम्प्ट करना है। तो आज देखो 2 ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।